हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ कर रहे हैं भूगोल की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। इस एनसीईआरटी के तहत हमने हमारी जो क्लास 6 की 1 से लेकर 4 चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है और अब ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत भी हमने पिछले वीडियो में भूमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होगा वायुमंडल और जीवमंडल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वायुमंडल के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायु से हम क्या समझते हैं? क्या हम सिर्फ पवन की बात करते हैं? वायु का मतलब हम कहते हैं कि जो हवाएं चल रही है सिर्फ उसकी बात है? नहीं, तो हम ये तो कह रहे हैं कि चलो हवाएं चल रही है या फिर पवन जो विद्यमान है हमारे वायु में, हमारे पूरे वातावरण में वो, लेकिन उस हवा के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी गैसें विद्यमान है ये इम्पोर्टेंट है और यही चीज है जो हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वही तो मिलकर के वायु का निर्माण कर रहे हैं। तो वायुमंडल अगर हम परिभाषा के तहत देखें तो किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस से घिरी हुई है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब जो हमारी तरफ चारों तरफ जो गैसें हैं उसे ही हम वायुमंडल कह रहे हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं। आप ध्यान रखिएगा, वायुमंडल का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ किसी ऊपरी चीज की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह से ही ये शुरू हो जाता है वायुमंडल। ठीक है, इसकी विभिन्न प्रकार की परतें मानी गई हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की इनकी परतों का विभाजन किया गया है, जिसमें से हमारी सबसे निचली परत जो है, जो हमारे पृथ्वी की सतह से शुरू हो जाती है, ये है हमारा क्षोभ मंडल। दूसरा है हमारा समताप मंडल, तीसरा हमारा मध्यमंडल और चौथा हमारा है आयन मंडल और फिर पांचवा हमारा आखिरी है ये बहिर्मंडल। इसके बाद फिर हमारा शुरू हो जाता है जो अंतरिक्ष है। क्षोभ मंडल में क्या है? ये सबसे पृथ्वी का जो सबसे निचला हिस्सा है, यानी कि जो हम जिस जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं सतह, तो ये उसमें सतह की बात कर रहा है। ओके, अगर आप सतह की बात करेंगे तो ये, अगर इसमें दिया नहीं है बट ये आपको जीरो से लेकर के, अगर वैसे देखा जाए तो ये जीरो से लेकर के 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो इसकी जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, वो पृथ्वी की सतह से लेकर 0 से 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी तरह से ऊपर करते करते चीजें जाती हैं और बहिर्मंडल माना जाता है कि यह 1600 किलोमीटर तक है। ओके, ये 1600 किलोमीटर तक है और फिर इसके ऊपर हम, जैसा हमने बताया आपको कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अभी तक रिसर्च हुई है। हमारी जो आयन मंडल है यहाँ तक तो हमें डिटेल में काफी कुछ अच्छे से पता है, पर बहिर्मंडल के बारे में अभी ज्यादा जानकारी हमें हासिल नहीं है। कई लोग इसे ये भी मानते हैं कि शायद ये 1000 किलोमीटर तक है। ठीक है, पर आपकी एनसीईआरटी में 1600 किलोमीटर दिया है और कई सारी जो वैसी स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ पे 1000 किलोमीटर भी दिया है। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है। अभी हमने आयन मंडल तक काफी कुछ रिसर्च कर ली है, जान लिया है, लेकिन बहिर्मंडल के बारे में उतनी जानकारी हमारे पास नहीं है। ये हमारी वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की परतें हो गई हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वायुमंडल की विभिन्न परतों में कौन कौन सी गैसें विद्यमान है। देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है 78%। फिर हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है और इसके अलावा जो अन्य गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और इत्यादि, मतलब ये हुआ कि और भी गैसें इसमें विद्यमान है, वो सभी मिलाकर 1% पाई जाती हैं। अब इसमें अन्य गैसें और कौन कौन सी हैं? देखिए, बहुत तरह की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी हो गई नियॉन, ठीक है, और हमारी हो गई हाइड्रोजन, और अगर आप कहें तो और कौन सी गैस है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन भी इसी में पाई जाती है और इनका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, हीलियम भी पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तरह की गैसें हो गई जो कि इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी अन्य गैसों में पाई जाती है, और इन सभी गैसों का मिला के कितना परसेंट है? 1%। ठीक है, अगर हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये अकेला 0.36% पाया जाता है। अब हम दो गैसों की बात कर लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा नाइट्रोजन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्राणियों की वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, ये प्राणियों की वृद्धि के लिए निर्णयकारी होता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस मानी जाती है। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी काफी ज्यादा उपयोगिता है। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसमें दो चीजें हैं, अगर ये बहुत ज्यादा हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या भी बन जाएगी। और एक टर्म है हमारे यहाँ पे भूमंडलीय तापन। ये जो भूमंडलीय तापन है
ये कैसे उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी CO2 गैस बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तब हम उस स्थिति को कहते हैं भूमंडलीय तापन, अर्थात गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है, वो जो भी हमारी पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेती है, और जिस कारण क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पे गर्मी बनी रहती है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि यही गैस अगर बहुत अधिक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो ये एक इसकी एक नेगेटिव चीज ये हो गई, और इसकी अगर पॉजिटिव देखेंगे तो ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस है, उसी तरह से पौधों के लिए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस की, तो आपको पता है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी गैसों के बारे में, जो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे वो पाई जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़े से 3 टर्म्स हैं हमारे जो काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए, आपको जानने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। ये कौन से टर्म्स हैं? पहला है हमारा घनत्व, दूसरा है हमारा तापमान, इसके बाद हम बात करेंगे दाब की, उच्च दाब और निम्न दाब की। ठीक है, हम बात करेंगे फिर उच्च दाब और निम्न दाब की। तो पहले हम घनत्व समझते हैं कि घनत्व क्या है। देखिए, क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे कहीं पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप कभी हैं, यहाँ से आप अपने आप को लगाइए कि यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका घनत्व है, जो वायुमंडल का घनत्व है, वो घटता जाएगा। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि वायुमंडल के नीचे घनत्व हमेशा अधिक होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका घनत्व जो है वायुमंडल का वो घटता जाएगा। अब अगर हम बात करें, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पर्वतारोही होते हैं ये अपने साथ सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं? ठीक है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ऊपर क्या होता है, घनत्व कम होता जाता है वायु का। ठीक है, तो घनत्व कम होता जाता है तो क्या होता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो ऑक्सीजन की लेके जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो पर्वतारोही, क्या कर रहे हैं, पर्वतों पे तो ही जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, वो यहाँ पे जा रहे हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बात तो वही है, वायुमंडल तो वही है। अगर ऊपर घनत्व कम नहीं होता तो उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। ओके, तो इस एग्जाम्पल से आप इस चीज को याद रखिएगा कि समुद्र तल पर, समुद्र तल मतलब आप समझ रहे हैं कि घनत्व यहाँ पे सबसे अधिक होगा, यानी निचले स्तर पर सबसे अधिक घनत्व होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घनत्व घटता जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगा। दूसरा हमारा टर्म है वायुमंडल में ऊपर जाने पर भी तापमान घटता जाता है। इस चीज को आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि तापमान घट रहा है। जैसे कि आप गर्मियों में, अगर हम जून जुलाई में अपने कहीं पे रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और जून जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, हम ऊपरी जगह पे जाते हैं, या फिर हम करते हैं पहाड़ों में चलते हैं, है ना। तो हम पहाड़ों में जाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पहाड़ ऊपर है, और ऊपर क्या होगा, तापमान कम होगा, यानी कि ठंडी होगी वहां पे। तो हम गर्मी से बचने के लिए जब छुट्टियां मनाना जाना चाहते हैं तो कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे तापमान हमेशा हमारा कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी गाइस कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तापमान घटता जाएगा और ऐसा घटता जाएगा और कभी ये कम ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक लिमिटेड टाइम होता है, एक समय के बाद तापमान बिल्कुल बिल्कुल वो निष्क्रिय हो जाता है और वो घटना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन सा टर्म ये है कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान हमारा घटता जाता है। तो इस चीज को आप घनत्व को भी से याद रखेंगे। आप घनत्व को याद रखिए। पहाड़ पर जब हमारे पर्वतारोही जाते हैं तो अपने साथ वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ऊपर क्या होता है, वायु का घनत्व कम हो जाता है। और इसी तरह से आप तापमान को इस एग्जाम्पल से याद रखिए कि गर्मियों में हम कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं छुट्टियां मनाने। तो हम पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां तापमान कम होता है, अर्थात पहाड़ मतलब ऊंचाई। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान हमारा घटता जाता है। ये 2 टर्म हो गए। अब तीसरा हम समझते हैं पवन और वायु दाब। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पवन का क्या अर्थ है। अगर आपसे कोई पूछे कि पवन का जो एक कुछ आप बताइए कि पवन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? गतिशील वायु को पवन कहते हैं, अर्थात जो वायु लगातार चल रही है, निरंतर बहने वाली गति, मतलब जो निरंतर बहती जा रही है, वो कहीं नहीं रुक रही है, एकदम निष्क्रिय रूप से चले जा रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो है पवन। ठीक है, उसे वायु कहते हैं। और
अगर हम पहाड़ों की बात करें तो ये टकराती हैं। अगर ये पवन एक तरफ से इधर से आ रही है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई पहाड़ है, तो यहाँ पे टकराएंगी लेकिन रुकेंगी नहीं, ये अपना कोई ना कोई रास्ता बना लेंगी। ठीक है, तो ये चीज होती है पवन की खासियत। और इसी तरह से हम गतिशील वायु को क्या कह रहे हैं, पवन कह रहे हैं। दूसरा हमारा है वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दबाव हो सकता है। देखिए बहुत ही कॉमन सी चीज है, आपको समझ आ गई होगी कि वायुमंडल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ही दबाव होगा, हर जगह सेम प्रेशर नहीं होगा, है ना। कहीं पे तापमान कैसा है, कहीं पे कम है, कहीं पे अधिक है, कहीं पे कैसा है, कहीं की जलवायु अलग है। तो हर चीजों को मिला करके हर जगह का जो दबाव होता है यानी जो प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। इसी अगला पॉइंट क्या है हमारा, किसी क्षेत्र में अधिक दबाव होगा तो किसी में कम, जो मैंने आपको बताया। और अधिक दबाव वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उच्च दाब। ठीक है, उच्च दाब का क्षेत्र। और कम दबाव वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक, तो जहां पे हमारा अधिक दबाव होगा उसे हम कहेंगे उच्च दाब यानी हाई प्रेशर, और जहां पे हमारा कम दबाव होगा उसे हम निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर कहेंगे। और जो पवन की गति होती है, पवन एक, जो मैं कह रही हूँ, एक पवन एक डिसिप्लिन में चलती है। उसके डिसिप्लिन क्या होता है, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, अर्थात पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप एक चीज सेट कर लीजिए। जैसे कि हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, हाई टेंशन हो गई हमें, ठीक है, हमारा दिमाग गर्म हो गया, पढ़ पढ़ के हालत खराब है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेंशन को खत्म करना चाहते हैं, तो हम लो की तरफ जाते हैं। लाइक हम ऐसे कुछ चाहते हैं कि हमारी टेंशन रिलीज हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारी पवन भी क्या करती है, वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। मतलब उसे भी टेंशन कुछ खास पसंद नहीं है हमारी तरह। ओके, तो वो भी क्या करती है, वो भी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो वायुमंडल है ये खत्म होता है। वायुमंडल के 3 टर्म्स थे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये खत्म होता है। अगला हमारा टॉपिक है जीवमंडल। चलिए हम इसी वीडियो में जीवमंडल भी खत्म करेंगे, ये काफी छोटा सा है। देखिए हमने भूमंडल समझा, वायुमंडल समझा, हमने जलमंडल समझ लिया। जब हमारा ये हो गया वायुमंडल, हमारा ये है जलमंडल, और ये हमारा हो गया स्थल मंडल। ठीक है, जब स्थल मंडल यानी कि जो हमारा स्थल है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, जब ये तीनों ही चीजें, ठीक है, जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल या फिर स्थल मंडल, जब ये तीनों ही चीजें एक ऐसी लिमिटेड एरिया पे मिल जाती हैं तो फिर हमारे जीव मंडल का निर्माण होता है, अर्थात वहां पे हमारा जीवन संभव हो पाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जीव हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, मनुष्यों का घर भी बनाया हुआ है। आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारे पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, ये मछली भी है, मतलब कि जितने भी प्रकार की चीजें हैं, जो भी जीव है वो सभी हैं। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसके अलावा आपको दिख रहा होगा पौधे भी हैं, अर्थात हमारे जो पौधे हैं वो भी हमारे जीव मंडल का ही हिस्सा है। तो जीव मंडल किसे कहेंगे हम, जीव मंडल उसे कहते हैं, यहाँ देख लेते हैं, स्थल, जल तथा वायु के बीच का वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है उसे हम जीवमंडल कहते हैं। और जीवमंडल के प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। जैसा कि अभी हमने पिक्चर के माध्यम से समझा, जंतु जगत और पादप जगत। तो जंतु जगत के अंदर हर एक जीव आ जाएगा, कोई भी छोटे से छोटा जीव हो, कोई केचुआ हो, कोई सर्प हो, कोई छोटी सी चीज हो जो बहुत ही, पर उसमें जीव है, उसमें जान है, तो वो सभी चीजें हमारी जंतु जगत में आती हैं मनुष्य के साथ। और पादप जगत क्या होते हैं, किसी भी तरह के जो भी प्राकृतिक जो भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, वो सभी चीजें, वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये हमारा जीव मंडल के हिस्सा हो गया। अब देखिए आपको थोड़ी सी चीजें और यहाँ पे समझने की जरूरत है, वो है कि पृथ्वी के जो तीनों परिमंडल हैं, आप अभी तक समझ गए होंगे कि परिमंडल की बात किसे कहा जा रहा है। तीनों परिमंडल यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है, किसकी बात की जा रही है, ये भूमंडल की बात की जा रही है, ये जलमंडल की बात की जा रही है, प्लस में वायुमंडल की बात की जा रही है। तो जब ये तीनों ही
परिमंडल आपस में मिलकर पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, तभी हमारा जीवन संभव होता है। अब ये एक दूसरे को किसी न किसी रूप में कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं वो, हम उन चीजों को, लकड़ी को काटने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम वन पे निर्भर हैं। किस पे निर्भर हैं, वनों पर। तो वन किसका पार्ट है, वन हमारे भूमंडल का पार्ट हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि जीवमंडल का भी पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे पे, वन से हमें क्या प्राप्त हो रही है, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य किसका हिस्सा हो गया, मनुष्य हमारा हो गया जीवमंडल का हिस्सा। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं लकड़ी की, तो लकड़ी क्या है, पौधा। तो पौधे भी तो कहीं ना कहीं जीवमंडल के हिस्सा है, ठीक है, वो भी जीवमंडल के हिस्से हैं। अब हम बात करें वनों की, तो ये भी है। तो सब एक दूसरे पे निर्भर है। अब आप अगर ये समझिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये एक दूसरे का संतुलन बिगाड़ दे, हम लोग हद से ज्यादा वन काटना शुरू कर दें, तो क्या होगा, समस्या तो आएगी। वही समस्या आज के समय में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जो अलग तरह तरह की समस्याएं हैं, वो सब क्यों हो रही हैं, क्योंकि इन तीनों में ही, चाहे वो भूमंडल हो, भूमंडल में, जलमंडल में और वायुमंडल में, इन तीनों के बीच में एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अगर प्राकृतिक संतुलन इनका नहीं बना रहेगा, तो फिर समस्या आएगी। वही समस्या आपको प्रदूषण के रूप में देखने को मिलती है। अब इसका एक और एग्जाम्पल आप ये समझिए कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि फैक्ट्रियां बन रही हैं, बहुत तरह के काम हो रहे हैं, और जो हमारे जो जल है, ठीक है, जल जो हमारा है वो दूषित हो रहा है। तो जल दूषित होने से क्या हो रहा है, चलिए हम कहेंगे कि यार हम उस नदी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। यहाँ पे बात नहीं खत्म हो गई, क्योंकि उस जल के अंदर आने वाले जीव का क्या होगा, वो सभी जीव का क्या होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, चलो अगर वो जीव खत्म भी हो जाता है, तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्योंकि ये जीव किसी के लिए, किसी अन्य जीव के लिए भोजन होंगे। समझ रहे हैं आप, ये जीव किसी अन्य जीव के लिए भोजन होंगे। तो जो अन्य जीव भोजन के रूप में इन पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, वो तो मर जाएंगे। और जब वो खत्म हो जाएंगे, तो उनके ऊपर भी कोई निर्भर है। तो इस तरह से ये चेन बना हुआ है, और इसे फूड के प्रोसेस में ही नहीं बना हुआ है। ये जीव अलग अलग प्रकार की चीजें दे रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कवक की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, तो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले, या जो भी नदियों के अंदर पाए जाने वाले जीवों में हमें अलग अलग प्रकार की चीजें दे रहे हैं, क्या वो हमें मिल पाएंगी, नहीं। तो सब चीजें बनी हुई हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीव मंडल में थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे आपका एक चैप्टर खत्म होता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी क्लास 6 का। इसके बाद आपका शुरू होगा हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या चीजें आती है, स्थल रूप में आता है, स्थल मंडल नहीं, स्थल रूप, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम जो हमारा इन्वायरमेंट का हिस्सा है, जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, जिसमें थोड़ा सा बताया गया है, ये हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th में। क्लास 7th में पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाया गया है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जो है हमारे पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।